और आज बीजेपी के लोग बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कोई स्कूल का यूनिफॉर्म है पहनने का? यूनिफॉर्म सिविल कोड। नमस्कार। एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बहस नए सिरे से शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बहस का भारतीय राजनीति और समाज में अपना एक महत्व रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बारे में इस तरह से सतही बहस की जाती है जिसको देखकर लगता है कि लोग पढ़ते कम हैं और अपने पूर्वाग्रहों के चलते ज्ञान ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। और जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो भारत के मुसलमानों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश है और वो इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अभी आप देख सकते हैं विरोध होना शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आज के इस एपिसोड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित आपके जहन में जो भी भ्रम है उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांगता हूं। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस विषय से संबंधित बेहतर राय बना पाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े आपके तमाम भ्रम मिट जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी बात को बेसिक से शुरू करता हूं ताकि बात समझ में आए, पीछे कुछ छूटे नहीं। हालांकि इस बात को इतना जटिल भी नहीं करेंगे कि सर के ऊपर से चला जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सरल सा मतलब होता है समान नागरिक संहिता, यानी ऐसे कानूनों का समुच्चय जो देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू हो, जिसमें धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 राज्य को इस बात के लिए निर्देशित करता है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़े। भारत में अभी ऐसा नहीं है। समय समय पर ऐसा करने की वकालत की जाती है, मगर देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आती है तो ठंडे बस्ते में चली जाती है। खैर, अब आप इस बात को समझिए कि देश में दो तरह के कानून हैं। एक है क्रिमिनल कानून और दूसरे होते हैं सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में आपराधिक कृत्य शामिल होते हैं, जैसे हत्या, चोरी, डकैती और रेप, और भी हो सकते हैं। ये कानून सबके लिए समान है, एक जैसी सजा है। लेकिन जो सिविल कानून हैं उनमें वो तमाम मामले आते हैं जो दरअसल बड़े अपराध नहीं होते बल्कि परस्पर संबंधों से जुड़े हुए होते हैं। इनमें फैमिलीज लॉज भी होते हैं, जैसे कि शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति और उत्तराधिकार और गोद लेना आदि। इनसे जुड़े कानून समान नहीं है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनों के लिए अलग हैं, बल्कि मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के लिए अलग हैं। इन धर्मों में जो धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं रही हैं उसी के आधार पर इनका निपटारा किया जाता है। लिहाजा नतीजा ये होता है कि महिलाओं और कथित छोटी जातियों के लोगों को शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। इसलिए सारी बहस इन्हीं कानूनों की है कि इनको भी समान कर दिया जाए ताकि देश में एक जैसा कानून हो जाए। धार्मिक आधार पर कोई अलग अलग नहीं होगा। और भी कानून भेदभाव और शोषण का कारण हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। बहुसांस्कृतिक और अनेक विविधता वाले देश में ऐसा करना ठीक नहीं है, समाज में तनाव पैदा करना ही है और यहीं से तनाव की स्थिति पैदा होती है। और यह मामला सीधे सीधे मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमने लगता है, क्योंकि इसका विरोध भी उनकी ओर से ही ज़्यादा आता है। इसकी जड़ें इतिहास में हैं। हालांकि मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस बारे में बात करना सही रहेगा क्योंकि वर्तमान की बहस को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। आपने पढ़ा ही होगा कि प्राचीन भारत में जो कानून चलता था या समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो संहिताएं थीं वो वेदों और स्मृतियों के आधार पर थीं। स्मृतियों में प्रमुख थी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। यानी इस दौर में तमाम सिविल और क्रिमिनल कानून इन्हीं के आधार पर सुलझाए जाते थे या जो भी मामले थे। फिर आप आ जाइए मध्ययुगीन भारत में, जब मुगलों का वर्चस्व था और मुसलमान राजा राज किया करते थे। उनके कानून शरीयत के आधार पर लागू थे। वे धर्मियों के लिए कुछ सामान्य छूटों के साथ शरीयत ही मुख्य रूप से प्रभाव में थी। फिर आगे चलकर औरंगजेब ने इधर उधर बिखरे शरीयत के नियमों को कोडिफाई करवाया, जिसे आप फतवा ए आलमगीरी के रूप में जानते हैं और उसे जाना जाता है। और उसके बाद यही सर्वमान्य रूप से कानून रहा। फिर अंग्रेज आए, उनको जिन जिन राज्यों में वर्चस्व की जगह मिली वहां समन्वय स्थापित करते हुए इन विधिक व्यवस्था को सुधारने और नए सिरे से लागू करने की कवायद शुरू की। उन्होंने कोर्ट बनाई, सुप्रीम कोर्ट बनाया। ये मैं बात कर रहा हूँ मैं 1780 के दशक की, जब ये नवाचार हो रहे थे। अंग्रेजों ने लंबे समय तक सिविल मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनको लगा कि क्यों ना है कि लड़ाई मोल लें, चलने दो जैसे चल रहा है।
फिर हिंदुओं में सामाजिक सुधार का काम शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त समाज कुरीतियों और बेमतलब की प्रथाएं जो भेदभावपूर्ण थी उनसे भरा हुआ पड़ा था। राजा राममोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोला और 1829 में अंग्रेजों ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया, उस पर कानून बना दिया। अंग्रेज ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें हिंदुओं के ही एक वर्ग का साथ मिला था, क्योंकि हिंदू सती प्रथा को 1000 बार अगर अपनी परंपरा कहे, लेकिन इस तरह की प्रथा समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। यह सीधे सीधे महिला के आत्मसम्मान, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ था। अब यहाँ बात जो नोट करने वाली है वो ये कि कानून बन जाने का मतलब ये नहीं होता कि प्रथा खत्म हो गई। समाज को बदलने में वक्त लगता है, लेकिन कानून बनने के बाद सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर से डलहौजी ने मिलकर 1856 में पुनर्विवाह का कानून बनाया। 1850 में छुआछूत के खिलाफ कानून बना। उसके बाद आप एक सिलसिला देख सकते हैं कि हिंदुओं के लिए अनेक कानून बनते गए। सन 1873, 74, 1928 और 1937 तक कई उदाहरण मिलते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बदलाव की आवाज़ हिंदू समाज के भीतर से जागी। हिंदुओं ने खुद को सुधारना चाहा। दकियानूस लोगों के अलावा ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने सामाजिक सुधार को बड़ी तवज्जो दी। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, मुसलमानों से संबंधित किसी भी कुरीति पर कोई कानून नहीं बना। अंग्रेजों ने कोशिश की कुछ बुरी चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन ज़बरदस्त विरोध हुआ। उन्होंने फिर हाथ ही नहीं लगाया। मुसलमानों ने कभी रुख नहीं किया कि खुद में बदलाव करने का। आधुनिक समाज कैसा हो गया है और हमें अब क्या करना चाहिए, इस बात से मुसलमानों को कोई मतलब नहीं रहा। वो तो राजी उसी 1400 साल पुराना शरीयत का कानून है उसी को मान रहे थे। महिलाओं के अधिकार ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों का भी ज़बरदस्त उल्लंघन करती है वह शरीयत। लेकिन मुसलमान समाज की ओर से ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठी। फिर 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट बना दिया गया। लो भाई आप अपना रखो। फिर हम आज़ाद हुए। श्री अम्बेडकर ने इस आज़ादी का असली मतलब समझाया कि जब तक दलित, पिछड़ों और महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं। फिर संविधान सभा में पेश हुआ हिंदू कोड बिल, जिसमें बेसिकली हिंदू महिलाओं को अनेक रियायतें दी गई थी और हिंदुओं में बहुविवाह पर रोक की बात की गई थी और भी बहुत सी बातें थी। लेकिन इसका जमकर विरोध हुआ। बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। आगे चलकर 1950 में बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, लेकिन नेहरू ने कहा था कि मैं पहले आम चुनाव में इसी बात को लेकर जनता के सामने जाऊंगा, फिर अगर मुझे जिताया तो मैं हिंदू कोड बिल लागू करूंगा। 1952 में नेहरू प्रधानमंत्री बने और फिर हिंदू कोड बिल को कई चरणों में लागू किया और करने की कवायद भी शुरू की। लेकिन मुसलमानों में 3 तलाक, बहुविवाह, हलाला और भी न जाने क्या क्या सब चलता रहा। बदलाव ना जी ना। आज़ाद हुए तो क्या हुआ, हम तो मुसलमान हैं, इसमें कोई प्रगतिशील बदलाव किसी बात कर रहे हैं, मुसलमानों में कोई बदलाव ये तो हो ही नहीं सकता। अब आगे चलकर सल्ला मुदगल केस में और शायरा बानो केस, जिन्होंने इस विमर्श को फिर मुख्य धारा में ला दिया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत को महसूस किया गया। अब आप देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विचार करते वक्त आपके पास 3 तरीके हैं। पहला ये हो सकता है कि सभी को अपने अपने कानून चलने दें जो जो उनके पर्सनल लॉ हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सभी के अपने अपने चलने दें, लेकिन जहाँ जहाँ भेदभाव है उन्हें छोड़कर चलने दें उनको, यानी उनको रीतियों मिटा दें। तीसरा ये हो सकता है कि सभी खत्म कर दें, सभी के लिए एक प्रगतिशील कानून बना दें जो कि पूरे भारत पर लागू हो। इस संबंध में मेरा कहना है कि हिंदू समाज को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाना था वो लगभग वो अपना चुका। उसके सभी सिविल कानून आधुनिक और भेदभावहीन हैं, मगर कुछ हैं भी तो उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। हिंदू समाज उसके लिए तैयार भी है। अब मुसलमानों को अपने में अनेक बदलाव करने होंगे। आधुनिक समाज के रूप में खुद को ढालना होगा, या आपको महिलाओं के अधिकारों को समझना होगा और उस भेदभाव को मिटाना होगा। यह समय की मांग है। वैसे भी देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इस मुल्क में एक ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। वहाँ न किसी हिंदू को दिक्कत है न ही मुसलमान को दिक्कत है। वह मॉडल अनुकरणीय है, वो गोवा में चल रहा है। इसके अलावा भी ऐसे कानून बन चुके हैं जो उसी दिशा में जा रहे हैं। पहला आप देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो अपने आप में काफ़ी प्रगतिशील है, जो हर किसी व्यक्ति पर लागू होता है और उसके ज़रिए वो शादी अगर करता है तो। अडॉप्शन को लेकर भी कानून है और भी हैं। आखिर में कहने का मतलब है कि सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों को शामिल कर एक ऐसा सिविल कानून बनाया जाए जिसमें धार्मिक रीति रिवाजों को भी संरक्षित किया जाए और किसी भी तरह का लैंगिक और धार्मिक भेदभाव भी न हो।
यानी इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि मुसलमानों में कोई निकाह होता है तो करने दो, हिंदुओं में अगर फेरे होते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई कबूल है बोले या कोई 7 जन्मों की कसमें खाएं, उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हलाला और बहुविवाह जैसी कानूनी वैधताओं को ख़त्म करना ज़रूरी है, जो कि सीधे तौर पर स्त्रियों के आत्मसम्मान के खिलाफ है। इसके अलावा इस देश में बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से दूर रखा जाए, क्योंकि जो तर्क मुख्य धारा के लोगों पर लगता है उसको जनजातियों पर नहीं लगाया जा सकता। हाँ, वहाँ अगर बहुत विपरीत किस्म की कोई चीज़ प्रचलन में है उसे ख़त्म किया जा सकता है, और अतीत में हुए भी हैं, मगर उनको वक्त दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर अधिकांश कानून बन चुके हैं, लेकिन इसको और अधिक स्पष्ट बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि ये कानून और अधिक आधुनिक, मानवतावादी और शोषण रहित हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में राय दें अपनी, और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, पास एक बेल आइकन उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।